हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में अपन 2025 आईआईटी कानपुर का मैथ्स का सैंपल पेपर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, और इसके अंदर रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, इनकी बात कर रहा है। तो सबसे पहले अगर अपन देखें तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हैं अपन टी इस इंटरवल में, इसका ध्यान रखेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर अपन यहाँ पर निकालेंगे तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा वन माइनस टी का होल स्क्वायर माइनस फोर टी स्क्वायर, और साथ में आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे टी माइनस टी स्क्वायर, कुछ ऐसा बन जाएगा। अब यहाँ से आप जैसे चाहो तो वन माइनस टी कॉमन ले सकते हो। तो ये वन माइनस टी का होल स्क्वायर है, और अगर अपन यहाँ पर इसके केस के अंदर इधर से चाहे तो इधर से टी भी कॉमन आ जाएगा। तो ये बन जाएगा माइनस का फोर टी क्यूब और अंदर वन माइनस टी। अब अपन यहाँ से वन माइनस टी कॉमन ले सकते हैं। तो वन माइनस टी अगर यहाँ से कॉमन ले लें तो वन माइनस टी कॉमन लेने पर आपके पास बचेगा वन माइनस टी, और माइनस में आपके पास आ जाएगा फोर टी क्यूब। अब टी जीरो से हाफ के बीच में, जीरो से हाफ में ये पॉजिटिव होगा, ये वाला पार्ट भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि हाफ पे इसकी जो वैल्यू आएगी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। तो अगर अपन देखेंगे तो हम ये प्रूव कर सकते हैं कि वन जो है ये हमेशा फोर्टी क्यूब प्लस टी से बड़ा होगा। फोर्टी क्यूब प्लस टी का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है, ये लगातार बढ़ेगा, इसकी जीरो पे वैल्यू जीरो आएगी और हाफ रखने पर इसकी वैल्यू वन आएगी। तो इन शॉर्ट इसका डिस्क्रिमिनेंट जो आएगा हमारे पास इसके केस में वो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। ठीक है। तो फॉल्स स्टेटमेंट पूछा इन्होंने, तो डिस्टिंक्ट रूट्स तो आएंगे, ये बात बिल्कुल सही हो गई। ठीक है। अब बोल रहा है कि इनफाइनाइटली मेनी टी के लिए रूट्स रैशनल या इरेशनल आ सकते हैं। तो एक्चुअली क्या बेटा, ये टी में जो पॉलिनोमियल बना है, पॉलिनोमियल एक कंटिन्यूस फंक्शन है। तो डिग्री फोर का जैसा भी ये पॉलिनोमियल बनेगा, टी बराबर जीरो से हाफ के बीच में ये इनफाइनाइट वैल्यूज लेगा। लेगा सारी पॉजिटिव, क्योंकि डी पॉजिटिव आ रहा है, पर वैल्यूज तो इनफाइनाइट लेगा ना। तो उसके अंदर कुछ रैशनल, कुछ मतलब कुछ होल स्क्वायर हो सकती है, किसी नंबर का, रैशनल नंबर का कुछ होल स्क्वायर नहीं होंगी। जो होल स्क्वायर होंगी वो रूट से बाहर आ जाएगी, डिस्क्रिमिनेंट रूट से बाहर आता है तो रैशनल रूट्स होते हैं, अदरवाइज इररेशनल। तो इसका मतलब इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स ये रैशनल रूट्स लेगा, इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स इररेशनल रूट्स लेगा। फिर इसमें बोल रहा है कि बोथ रूट्स आर लेस देन वन। तो बोथ रूट्स लेस देन वन की या लेस देन के की क्या कंडीशन होती है कि सबसे पहले तो रूट्स आने चाहिए डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वो बात तो हमने देख ली। इसके अलावा दोनों रूट्स यहाँ पर अल्फा बीटा आर रियल एंड पॉजिटिव विथ बोथ लेस देन वन। अच्छा सॉरी, ये बोल रहा है दोनों रूट्स रियल होंगे एंड पॉजिटिव होंगे, और विद द कंडीशन कि दोनों की जो वैल्यू होगी ये वन से क्या होगी, छोटी होगी। मतलब ये बोल रहा है कि इसके दोनों रूट्स रियल है, पॉजिटिव है और वन से छोटे है, मतलब ऐसा ग्राफ होगा। तो ये वो वाली कंडीशन हो गई क्वाड्रेटिक में जो हम पढ़ते हैं कि बोथ अल्फा बीटा रूट्स लाई बिटवीन के वन के टू। तो उसके लिए सबसे पहले तो डिस्क्रिमिनेंट ऐसा होना चाहिए कि रूट्स आने चाहिए, वो तो आ रहे हैं जीरो से हाफ में, हमने देख लिया। इसके अलावा वर्टेक्स भी जीरो से वन के बीच में होना चाहिए। तो वर्टेक्स अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो माइनस बी अपॉन टू ए, अगर अपन ऐसा कर दे यहाँ पे तो वन माइनस टी वाला पार्ट कट हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा वन अपॉन टू टी। लेकिन वन अपॉन टू टी जो है वो जीरो पर इन्फिनिटी जा रहा है और हाफ पे वन जा रहा है, मतलब वर्टेक्स वन से इन्फिनिटी के बीच में आ रहा है। तो अगर वर्टेक्स ही बेटा वन से इन्फिनिटी के बीच में आ रहा है तो दोनों रूट्स जीरो से वन के बीच में नहीं हो सकते। तो ये स्टेटमेंट गलत है और वही हमसे पूछा था, तो सी ऑप्शन आ जाएगा। तो सिंगल कैरेक्टर तो डी चेक करने की जरूरत नहीं है बट आप डी चेक कर सकते हो। डी होता है रूट ऑफ डी अपॉन ए। तो आप यहाँ पे रूट डी और अपॉन में ए जो कि यहाँ पे कोफिशिएंट है, फॉर्मूला पड़ा होगा। तो रूट डी अपॉन मॉड ए अगर आप यहाँ पे कर दें और फिर आप लिमिट लगा सकते हैं टी टेंडिंग टू हाफ, वहां से आपके पास इसकी वैल्यू भी आ जाएगी। ये सही है, जीरो की तरफ ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू पर आते हैं। ये प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड सवाल है। तो इसके अंदर क्या बोल रखा है कि ये सर्कल है और 0, n से 0, n वाली ग्रिड पे बहुत सारे इंटीजर्स होंगे। कोई भी दो इंटीजर पॉइंट से लाइंस बनाई जा सकती है। ठीक है। तो अब ये बोल रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि लाइन सर्कल का टेंजेंट है। ठीक है। तो अगर अपन यहाँ पर देखें इसके केस के अंदर तो 0, 0 हो गया मान लो, ये ऐसे 1, 0, 2, 0 ऐसे n, 0 होगा यहाँ। वर्टिकली भी अगर आप जाओगे तो 0, 1, 0, 2 इस तरह से 0, n तक ये चला जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी लाइंस बन सकती है जो टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स दोनों इसमें होने चाहिए। तो ऐसे टोटल यहाँ पर अगर आप देखोगे
तो इस तरह से आपको इसके केस के अंदर वर्टिकल लाइंस मिल जाएगी n वर्टिकल लाइंस, इसी तरह n हॉरिजॉन्टल लाइंस मिल जाएगी। डायगोनल्स कितने वो आप चाहो तो मैन्युअली काउंट कर सकते हो, जैसे एक, फिर 0 2 2 0 से जाएगा, है ना, दो, ऐसे और भी हो सकता है बिना डायगोनल की भी, जैसे एक ये लाइन हो गई, इस तरह ये लाइन हो गई। तो ऐसी बहुत सारी लाइंस जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। हाँ, नो डाउट आप पीएनसी से निकालते भी हो, जैसे पीएनसी के अंदर आप क्या करते हो कि टोटल मान लो n+1 इंटू n+1 पॉइंट्स है ना, n² + 2n+1, तो आप n² + 2n+1 C2 करते हो, फिर उसमें से कोलिनियर वाले केसेस वो सारे आप हटा देते हो, तो बहुत सारे केसेस आएंगे। तो इनफाइनाइट है अभी, ऐसा मान ले। तो कोई भी लाइन अगर अपन लेंगे तो उसका आप ऐसा मान सकते हो वो इस n² वाली ग्रिड में कहीं पर भी लाई कर सकती है वो लाइन, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो सर्कल है ना, इसका रेडियस का ये स्क्वायर है, तो n² अगर आप अंदर भेज दोगे तो अंदर जाकर ये इसमें n बन जाएगा, तो ये n हो जाएगा, और इसमें जाकर ये n-√n का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये सर्कल का ना ये रेडियस हो गया बेसिकली, ठीक है। तो स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया, सॉरी, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। तो n² अंदर आएगा तो n² + n-√n का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये अगर आप देखो तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला हो सकता है ना। तो √(x² + y² की तरह अपन इसको ट्रीट भी कर सकते हैं। तो अगर अपन देखें कि ये सर्कल कहाँ कट करेगा x बराबर n वाली लाइन या y बराबर n वाली लाइन को, तो जैसे x अगर n है तो n-√n y हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये ऐसा होगा कि ये मान लो हमारी लाइन है x बराबर n वाली, और ये वाली लाइन है हमारी y बराबर n वाली। तो ये सर्कल ओरिजिन से कुछ इस तरह से बनेगा और इसको ऐसे कट करते हुए निकलेगा कुछ इस तरह से, और ये वाले जो पॉइंट होंगे, ये वाला पॉइंट हो जाएगा n, n-√n। इसी तरह यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा n-√n, n। तो इधर से सर्कल निकल रहा है, तो अब इससे पहले बनने वाली तो कोई भी लाइन इसका टेंजेंट नहीं हो सकती हमारे पास, ठीक है। तो अगर कोई लाइन इसका टेंजेंट यहाँ पर मान लो बनेगी भी, तो उसके केस में वो लाइन यहाँ से पास होगी इस वाले रीजन में से, ये वाला रीजन, तो इसकी लेंथ √n है और इसकी लेंथ भी √n है। तो फेवरेबल एरिया जिसमें कोई पॉइंट्स ले जहाँ से ये लाइन पास हो सकती है, ये √n इंटू √n होगा। इसमें से कुछ सेलेक्टिव पॉइंट्स होंगे जहाँ से अगर कोई टेंजेंट बनेगा तो लाइन पास होगी, और वैसे ओवरऑल यहाँ से लाइन किसी भी रीजन में कोई भी दो इंटीजर जोड़ूं तो बीच में कहीं से भी पास हो सकती है। तो टोटल एरिया किसी भी लाइन के लिए निकलने का n × n हो सकता है। तो डेफिनेटली इससे तो छोटी ही होगी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ऑल्दो ये पूरा फेवरेबल नहीं है √n इंटू √n, पर इससे तो छोटा ही होगा ना, जरूरी भी नहीं है टेंजेंट बने, बट इससे छोटा होगा, है ना। और ये पास तो इसी में से करेगी, और जीरो से तो बड़ी ही होती है। तो अगर अब इसमें सैंडविच बना दे लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी का, तो ये भी लिमिट जीरो जाएगी, तो बेसिकली आपकी प्रोबेबिलिटी जीरो की तरफ टेंड कर जाएगी, ठीक है। और मजेदार डेटा आपको मिलेगा अगर आप एग्जैक्टली कोई लाइन ऐसी लेंगे जो यहाँ पर है, और आप इसको टेंजेंट बनाने की कोशिश करेंगे, बट थोड़ा वो क्या है, अप्रोप्रिएटली सॉल्व नहीं हो पाएगा, लेंदी हो जाएगा, ऐसा समझ लो। तो इसलिए सैंडविच से अपन अप्रोच कर रहे हैं। नेक्स्ट अपन आते हैं थर्ड वाले में। थर्ड वाले में पर्सनली मेरे हिसाब से आंसर बी सी दोनों होना चाहिए। इन्होंने सिर्फ सी दिया है, तो इन्होंने क्या बोला है पहले एक बार देख लेते हैं। तो ये ओमेगा करके एक एलिप्स है, और इस हॉरिजॉन्टल एलिप्स को बना लेते हैं। अभी इसके दो फोकस हैं, एक फोकस है F1 और दूसरा फोकस है आपके पास F2। अब यहाँ पर बोल रहा है P कोई पॉइंट है सरकमफेरेंस पे, और फिर बोल रहा है कि इनको एक्सटेंड कर दिया गया है PF1 PF2 को। तो जैसे मान लो PF1 को अपन ने F1 इधर ले लेता हूँ, एक्सटेंड डायग्राम थोड़ा बड़ा बना देते हैं। तो PF1 PF2 वापस कट कर रहा है, PF1 कर रहा है Q पे, PF2 कर रहा है R पे। तो इधर बना लेते हैं, थोड़ा बड़ा डायग्राम बना लेंगे। तो ये मान लो मेजर माइनर एक्सिस हो गई इसकी, और इसके बाद ये मान लेते हैं कि हमारे पास एलिप्स आ जाएगी, ठीक है। अब एक कोई पॉइंट होगा P, जरूरी नहीं मेजर माइनर एक्सिस पे हो, कहीं भी हो सकता है। तो ये एक पहले फोकस से जाता हुआ होगा PF1, Q पे होगा कहीं पे कट, ठीक है, और एक PF2 होगा। लेबलिंग आप देख लेना Q कौन सा है, R कौन सा है। तो बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, दो ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं, एक PFR एक PF2, एक PF1R देख लेते, PF1R ही है ना, PF1R PF2Q, हाँ, PF1R और PF2Q। तो मैं एक बार इसमें ड्रॉ करके बता देता हूँ आपको। तो ये वाला जो ट्राइंगल है PF1R, ये एक ट्राइंगल बन जाएगा।
इसी तरह एक और ट्राइंगल मैं आपको यहाँ पे बना के बता देता हूँ, है ना, दूसरा वाला जो ट्राइंगल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, पी एफ टू क्यू, तो पी एफ टू क्यू, तो ये ट्राइंगल बन जाएगा। तो सबसे पहले तो ये बोल रहे हैं कि F1 F2 वाली लाइन इनके पेरीमीटर को बाइसेक्ट करेगी, बिल्कुल सही बात है। देखो ऐसा है कि PF1 में PF2 ऐड करते हैं अगर, तो मेजर एक्सिस का सम आ जाता है 2a। इसी तरह अगर अपन QF1 में QF2 ऐड करेंगे तो ये भी 2a आ जाएगा। इसका मतलब ये जो आपका पूरा येलो वाला ट्राइंगल है, तो PF1 PF2 का सम भी 2a, नीचे QF1 QF2 का भी 2a, ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है, तो टोटल 4 पेरीमीटर हो गया। और F1 F2 वाली लाइन बाइसेक्ट कर रही है, एनसीईआरटी वाली प्रॉपर्टी, सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस वाली। सेम ग्रीन के लिए भी होगा, PF1 PF2 2a रहेगा, और इसी तरह नीचे RF1 RF2 भी 2a हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन इन्होंने दिया है कि बाइसेक्ट हो रहा है पेरीमीटर। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि अगर इनका एरिया बराबर है, किनके एरिया की बात कर रहे हैं बेटा, ये जो दोनों ट्राइंगल है, कौन कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, पी एफ वन आर पी एफ टू क्यू, अगर इनका एरिया बराबर है तो बोल रहा है कि क्यू आर पैरेलल होगा एफ वन एफ टू के, वाइसे वर्सा भी ट्रू है, ऐसा बोल रहा है, इफ एंड ओनली। तो ये बराबर क्यों होगा, आपने 9th क्लास में पढ़ा है। देखो पी एफ वन आर के दो टुकड़े कर सकते हो, एक पी एफ वन एफ टू, और प्लस में आप तोड़ सकते हो इसको एफ वन एफ टू क्यू के अंदर। इसी तरह पी एफ टू क्यू के भी दो, पी सॉरी एफ वन एफ टू आर, पी एफ टू क्यू के भी दो टुकड़े कर सकते हो आप, एक पी एफ वन एफ टू में टूट जाएगा और एक साथ साथ टूट जाएगा ये एफ वन एफ टू क्यू के अंदर। तो अभी क्या होगा, ऊपर वाला इतना हिस्सा तो दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, नीचे वाला अगर आप देखोगे तो क्यू एफ वन एफ टू एक वाले हिस्से में और एक में आर एफ वन एफ टू है, तो दोनों का बेस सेम है बेटा। और 9th में आपने पढ़ा था, टू ट्राइंगल्स हैविंग सेम बेस एंड हैविंग सेम एरिया लाई बिटवीन सेम पैरेलल्स, तो क्यू आर और एफ वन एफ टू पैरेलल हो जाएंगे। तो इसलिए बी और सी दोनों मेरे हिसाब से सही होना चाहिए। फोर्थ वाले की लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है समझने में, मैं एक बार आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो इसके अंदर 9 बॉल्स हैं, दो आंसर क्यों है सिंगल करेक्ट के, वो भी मैं आपको आराम से समझाऊंगा। तो इसमें 9 बॉल्स है हमारे पास, 1 से लेकर के 9 तक, इन पे रैंडमली लेबलिंग कर दी, 1 से 9 कहीं भी अरेंज कर सकते हैं। और बोल रहा है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिफरेंस, मतलब मॉड लेंगे एडजेसेंट बॉल्स के नंबर जो होंगे ना उनके डिफरेंस का, और उनको ऐड कर देंगे। तो पूछ रहा है मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए ऐसा सोच लो कि मान लो आपके पास एक ऐसा सर्कुलर टेबल या सर्कल है, इसमें मान लो ऐसे नंबर्स लिखे हुए हैं, x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, अपन को सबके डिफरेंस का मॉड लेकर ऐड करना है। मतलब हमें ये चाहिए मॉड ऑफ x1 माइनस x2, फिर मॉड ऑफ x2 माइनस x3, फिर मॉड ऑफ, अब इस तरह से चलता रहेगा आपके पास, है ना, जो भी एडजेसेंट है x1 x2 x2 x3 ऐसे चलता रहेगा, x8 x9, और लास्ट में जब तक वापस आपके पास x9 x1 नहीं आ जाता। तो अपन इसमें क्या कर सकते हैं, इनइक्वालिटी लगा सकते हैं। इनइक्वालिटी कैसे लगा सकते हैं कि भाई जो मॉड ऑफ ए, है ना, प्लस बी होता है, दैट इज लेस देन इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी। इक्वल टू तभी होता है वो, मॉड ए प्लस मॉड बी की मिनिमम वैल्यू मॉड ऑफ ए प्लस बी तभी होगी जब ए और बी का साइन सेम होगा। मतलब मैं इसको कंबाइन करके इसकी मिनिमम वैल्यू मॉड एक्स वन माइनस एक्स थ्री लिख सकता हूँ, अगर इसका साइन सेम हो। मतलब एक्स वन माइनस एक्स टू पॉजिटिव है तो एक्स टू माइनस एक्स थ्री भी पॉजिटिव। तो इसका मतलब x1 x2 x3 या तो तीनों असेंडिंग ऑर्डर होने चाहिए या तीनों डिसेंडिंग ऑर्डर। और मैं इस चीज को आगे भी एक्सटेंड कर सकता हूँ कि मैं इस पूरे को मॉड x1 माइनस x4 लिख सकता हूँ, और वो इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी मास्टर इनइक्वालिटी या ट्रायंगल इनइक्वालिटी से। बट उसके लिए ये सारे डिफरेंस पॉजिटिव या ये सारे डिफरेंस नेगेटिव होने चाहिए, लेकिन उसके लिए ये असेंडिंग या डिसेंडिंग में होने चाहिए। तो अब इंटरेस्टिंग केस बन जाता है इनको अरेंज करने का। तो अब क्या है ना, जैसे आपके लिए 1 और 9 की चिंता नहीं है। देखो अगर मैं बात करूं कि मान लो मैंने यहाँ पे 1 रख दिया, ठीक है, मान लो इधर 3 कुर्सियां खाली है, मैंने यहाँ पे 9 रख दिया, तो यहाँ 4 कुर्सियां खाली हो जाएगी। ठीक है, तो अब क्या होगा, 9 से कोई बड़ा नहीं है, 1 से कोई छोटा नहीं है, तो मैं पूरे सर्कल को एंटी क्लॉकवाइज या एक साथ क्लॉकवाइज तो असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं बना सकता, पर मैं 1 से 9 के रास्ते को असेंडिंग बना सकता हूँ, इधर भी 1 से 9 के रास्ते को असेंडिंग बना सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ 7 5 4 2 आ गया, और इधर मान लो आपके पास 3 6 8 आ गया। तो अब 9 - 8 8 - 6 6 - 3 3 - 1, सबके मॉड का सम सीधे 9 - 1 के बराबर हो जाएगा, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू।
तो अपना जहां भी 1 और 9 होगा बाकी के दोनों हिस्सों में नंबर असेंडिंग ऑर्डर में आने चाहिए, तो ये क्वेश्चन हो सकता है सॉल्व। अब ये सोचने वाला पार्ट बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया क्वेश्चन है और सोचने वाला पार्ट इंपॉर्टेंट था। तो जैसे मान लो 9 एडजेसेंट ही है ना, तब तो बीच में कुछ भी नहीं रखना आपको, एडजेसेंट है तो 7C0 कुछ भी नहीं रखना बीच में, बाकी के सारे जो 7 होंगे वो ऑटोमेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे, आपको अरेंज नहीं करना। फिर मान लो 1 और 9 के बीच में एक गैप है, तो साथ में से कोई एक चीज लेकर आ जाओ 1 और 9 के बीच में, बाकी के 6 अपने आप यहाँ असेंडिंग में आ जाएंगे। फिर मान लो आपके पास 1 और 9 के बीच में दो गैप है, तो साथ में से कोई भी दो ले लो, जैसे 3 4 लिया, अरेंज आप नहीं करोगे, अपने आप असेंडिंग ऑर्डर में होंगे, पीछे जो 5 बचेंगे वो भी अपने आप असेंडिंग ऑर्डर में होंगे। तो इस तरह से जैसे ये था, इधर 3 गैप थे, तो यहाँ कोई भी 3 ले आएंगे 7C3 से, अरेंज आप नहीं करेंगे, अपने आप होंगे, बचे हुए 4 उधर जाके अपने आप असेंडिंग में अरेंज होंगे। तो ये 7C0 7C1 से 7C7 तक का सम बाइनोमियल थ्योरम से 2 की पावर 7 के बराबर हो जाएगा। अब 64 भी उन्होंने इसलिए चूज किया है क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज सेम भी हो सकते हैं। अब क्वेश्चन में क्या माने उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि सिर्फ सर्कुलर जमाना था, टेबल नहीं थी। तो अगर सर्कुलर में एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज सेम मान ले, जैसे इधर 1 2 9 है, या फिर अगर मैं क्लॉकवाइज ऐसे बैठू एंटी क्लॉकवाइज की जगह 1 2 9, अगर इसको सेम मान लूँ तो मुझे लास्ट में 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो इसलिए इन्होंने 128 और 64 दोनों आंसर दिए। तो ये हमारे सिंगल करेक्ट थे। अब यहाँ से अपन आगे बढ़ते हैं और अपन आ जाते हैं मोर देन वन टाइप पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, मोर देन वन। आप भी एक्चुअल एग्जाम में मार्किंग स्कीम देखना, जरूरी नहीं है सेम मार्किंग स्कीम आए। तो ये आई थिंक सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड था, इस तरह के क्वेश्चंस आपने किए होंगे, तो इसमें बहुत ज्यादा बताने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास यहाँ पे। आप सबसे पहले -a से a की प्रॉपर्टी लगा दो, तो एफ ऑफ एल्फा, अच्छा ध्यान रहे डी थीटा में इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन के लिए थीटा वेरिएबल है, अल्फा कांस्टेंट है, तो उसका आप भी ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा 0 से लेकर पाए, है ना, एक एफ ऑफ थीटा आएगा 1/1 माइनस अल्फा कॉस थीटा, और दूसरे वाले में एफ ऑफ माइनस थीटा हो जाएगा, है ना। तो उसके अंदर हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसके केस के अंदर -a से a जा रहे हैं अपन, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1/1 माइनस अल्फा कॉस थीटा। भाई थीटा के रेस्पेक्ट में इवन फंक्शन है ऐसा मान लो, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स 0 से पाए 1/1 माइनस अल्फा कॉस थीटा। ध्यान रहे थीटा पे चल रहा है सब कुछ, अल्फा कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के लिए। अब आप यहाँ पर किंग लगा सकते हो, जो एफ 0 से ए वाली प्रॉपर्टी होती है डेफिनेट में, तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो पाई माइनस, तो पाई माइनस करोगे कॉस से तो फिर वो माइनस कॉस थीटा हो जाता है, तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। ये दोनों एफ एल्फा है, तो इनको ऐड कर देंगे, तो 2 एफ ऑफ एल्फा, ये इनका सम आ जाएगा, तो 2 टाइम्स 0 से पाई, और ये ऐड होके बन जाएगा 2/1 माइनस एल्फा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो 2 कट कर देंगे। अब जैसे 1/ क्वाड्रेटिक होती है डिनोमिनेटर में कॉस साइन की, तो tan में बदल देते हैं, वैसे ही करेंगे। बट प्रॉब्लम ये कि tan थीटा 0 से लेकर पाए में पूरा कंटिन्यूस नहीं होता, तो मैं इस पे फिर से 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी लगाऊंगा, क्योंकि अब मैं पाई माइनस करूंगा तो कॉस स्क्वायर पे सेम रिजल्ट मिलेगा। तो मैं 0 से पाई के इस इंटीग्रेशन को लिख सकता हूँ 2 टाइम्स 0 से पाई/2, एक 2 ऑलरेडी बाहर पड़ा है, तो ये 4 टाइम्स बन जाएगा 0 से लेकर पाई/2, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1/1 माइनस अल्फा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप इंटीग्रेट करने के लिए बेटा ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो, तो ऊपर आपके पास सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा, नीचे सेक स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। और अब आप tan थीटा को t ले सकते हो, तो ऊपर बेसिकली आपकी लिमिट चेंज हो जाएगी, लिमिट में बन जाएगा tan 0 से tan 90, ऊपर dt बन जाएगा, tan थीटा को t ले रहा हूँ, सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो t स्क्वायर प्लस 1 माइनस अल्फा आ जाएगा, 1 माइनस अल्फा में 1 बड़ा होगा, मॉड अल्फा लेस देन 1, तो इसलिए टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की तरह इसको ट्रीट किया जा सकता है, इसको √1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर माना जा सकता है, कोई प्रॉब्लम हमें इसमें नहीं आएगी। तो ये बन जाएगा 4 बाहर है, √1/a tan इनवर्स x बाय a लिखते हैं, तो tan इनवर्स t अपॉन √1 माइनस अल्फा। अब आप बेटा लिमिट लगाओगे, जीरो पे कुछ मिलेगा नहीं, इन्फिनिटी पे ये पाई/2 बन जाएगा, तो आई थिंक 2 पाई अपॉन √1 माइनस अल्फा, या इस टाइप का कोई एक्सप्रेशन अपन को यहाँ देखने को मिल सकता है। अल्फा नहीं, सॉरी अल्फा स्क्वायर था, तो ये मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ अल्फा स्क्वायर आएगा जहां जहां मैंने अल्फा लिख दिया है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा बन सकता है। तो अब आप ये सारी चीजें चेक कर सकते हो, है ना, तो ये इंटीग्रेशन अब आप कर सकते हो इसका। अब ये एफ ऑफ एल्फा आ गया, तो अब इंटीग्रेशन भी होगा अगर,
तो अल्फा के टर्म्स में होगा, जैसे रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये साइन इनवर्स अल्फा बन जाएगा इंटीग्रेशन पे। साइन इनवर्स अल्फा हाफ से 1/√2 करोगे तो साइन इनवर्स अल्फा 1/√2 पे π/4, हाफ पे π/6, वैसा कैलकुलेट कर सकते हैं। अल्फा को √3/2 डालोगे अगर आप यहाँ पे तो ये 4π आएगा, tan 4π0 है, तो बी सही है, ए गलत आएगा। फिर -1 से 1 में बोल रहा है कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी सॉल्यूशन इसका, तो इसका सॉल्यूशन ये क्या बोल रहा है, कॉस इनवर्स बीटा एफ अल्फा के बराबर हो सकता है, बट अल्फा आई थिंक यहाँ पे फ्रैक्शन है, तो अल्फा यहाँ पर फ्रैक्शन आएगा, तो इसके केस के अंदर हमारे पास कभी भी ये फ्रैक्शन है तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर भी फ्रैक्शन होगा, 2 पाई अपॉन फ्रैक्शन पाई से बड़ा होगा, तो कॉस इनवर्स बीटा कभी भी पाई से बड़ा नहीं होगा, तो नॉट इक्वल टू 5 वाली हालत नहीं बनेगी, इसका कोई एक्चुअली सॉल्यूशन आएगा ही नहीं, हमेशा 5 है। ठीक है, तो ये बात भी सही है, ऐसा कोई अल्फा मिलेगा ही नहीं, है ना, क्योंकि इसका सॉल्यूशन आ ही नहीं रहा हमारे पास, है ना, ऑलवेज 5 होगा ही, नॉट इक्वल टू 5 होगा ही नहीं, नॉट इक्वल टू 5 तब होता है जब सॉल्यूशन आता है। और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे जीरो से, आप साइन इनवर्स अल्फा में हाफ डालेंगे, 2 पाई इंटू π/6, ये भी मैच कर जाएगा, तो बीसीडी सही है, ये आई थिंक आई बिलीव आप सब कर सकते थे, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सिक्स्थ थोड़ा सा समझने में परेशानी हो सकती है, बट मे भी हो सकता है एक आधा सवाल ऐसा आ जाए, तो घबराना नहीं है, कैसे करना है मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर एक सीरीज बना रखी है क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से, v1 v2 टू डिस्टिंक्ट नॉन जीरो वेक्टर्स ऑलरेडी दे रखे हैं, और यहाँ सीरीज बनेगी ऐसे, जैसे कि v3 बराबर v2 क्रॉस v1, फिर आपके पास अगली बनेगी v4 बराबर v3 क्रॉस v2, इस तरह से सीरीज बनती जाएगी। इन सारे वेक्टर्स को v1 v2 v3 इसको सेट s में कलेक्ट करेंगे, और v वेक्टर को मॉड v से डिवाइड कर दूं तो यूनिट वेक्टर बन जाएगा vn कैप, तो इन सब के यूनिट वेक्टर्स को यहाँ कलेक्ट करेंगे, सारे इनके वेक्टर्स को यहाँ पे कलेक्ट करेंगे, और अगर कभी जीरो वेक्टर आ जाए क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होने की वजह से, तो उसको s में तो काउंट किया जाएगा, इसमें लिखा है, बट t में नहीं किया जाएगा, और ns है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। तो बोल रहा है क्या हो सकता है, तो एबीसी में नंबर पूछ रहा है कि कितने कितने वेक्टर्स आ सकते हैं, ये बताइए आप हमें। तो बेटा ऐसा है, देखो दो वेक्टर से तो ज्यादा ही आएंगे, क्योंकि क्या है, अगर दो वेक्टर ऑलरेडी इन्होंने दे दिए तो तीसरा वेक्टर कुछ तो बनेगा, चाहे जीरो वेक्टर बन जाए, जैसे आई कैप क्रॉस टू आई कैप ही कर लूं मैं, तो जीरो वेक्टर हो गया। अब आगे जीरो वेक्टर का मैं टू आई से किसी से भी पीछे जाके क्रॉस करूं तो वापस जीरो वेक्टर आएगा, तो मिनिमम 3 एलिमेंट तो आपको देखने मिलेंगे ही मिलेंगे, तो 2 एलिमेंट वाली बात तो गलत ही हो गई, है ना। और भी एक एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे आई जे ले लो, तो अगला जे आई क्रॉस जे के आएगा, जे क्रॉस के वापस आपके पास आई आ जाएगा, के क्रॉस आई वापस जे, एक बार रिपीट होने लग जाएगा ना जैसे वापस, तो फिर साइकिल बन जाएगी, आई क्रॉस जे वापस के, तो ऐसे 3 वेक्टर ही आएंगे और उनके 3 यूनिट वेक्टर। तो दो तो पॉसिबल नहीं, अब 4 होंगे या नहीं, कैसे होंगे, है ना। अच्छा, उससे पहले मैं डी वाले को डिस्प्रूव कर देता हूँ, उसमें इसने बोला है कि इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो सेट एस में, तो टी में भी जरूरी है कि इनफाइनाइट होंगे, तो बोल रहा है अगर किसी v1 v2 के लिए इनफाइनाइट आता है तो टी में भी इनफाइनाइट यूनिट वेक्टर्स होंगे, ये बिल्कुल गलत बात है बेटा। देखो, अगर मैं आई कैप और 2 जे कैप ले लूँ तो आई क्रॉस 2 जे होगा 2 के, फिर 2 जे क्रॉस 2 के हो जाएगा 4 आई, फिर 2 के क्रॉस 4 आई हो जाएगा 8 जे, फिर 4 आई 8 जे 32 के, तो ये आ तो सब आई जे के रहे हैं, पर इनके मैग्नीट्यूड बढ़ते जा रहे हैं, आप देख लो मेरी बात। तो एस में तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स आएंगे, पर इन सब के यूनिट वेक्टर्स या तो आई होंगे या जे होंगे या के होंगे, तो टी में 3 ही आ रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि एस में इनफाइनाइट हो तो टी में भी इनफाइनाइट होंगे, तो डी भी गलत है। अब सी में कई जने वन और मोर में तुक्का लगा देते हैं कि यार दो गलत एक सही, तो तीसरा भी कर देते हैं, बट मैं ऐसा नहीं करूंगा रिकमेंड। कैसे निकालना है मैं बता देता हूँ आपको। तो क्या है कि जैसे v3 आ गया v1 क्रॉस v2, अब ये तो कुछ आएगा और v1 v2 से अलग आएगा, चाहे जीरो वेक्टर आए चाहे एक ऐसा वेक्टर आए जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है। अब क्या होगा जब आप v4 निकालने जाओगे, तो आप क्या करोगे, क्रॉस लोगे, किसका क्रॉस लोगे, v2 का क्रॉस लोगे v3 के साथ, तो ये हो जाएगा v2 क्रॉस v3, v3 ये है, तो आपने ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना सीखा बेटा, है ना। तो ये बन जाएगा आपके पास v1 बार आएगा, v2 डॉट v2 बन जाएगा मॉड v2 स्क्वायर, और माइनस में v2 बार आ गया तो ये v1 डॉट v2 या v2 डॉट v1, तो ये भी चौथा वेक्टर आना चाहिए हमारे पास, अलग होगा, है ना। ये आप देख सकते हो ये v1 v2 के प्लेन में ही आ गया, है ना, तो ये एक वेक्टर आ सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मान लो मैं इनको नॉन जीरो ले लूं तो ये मेरे को चौथा वेक्टर मिल जाएगा, अगर ये स्केलर्स नॉन जीरो। v5 निकाल के बताता हूँ कैसे मैं इसके अंदर भी साइकिल बना सकता हूँ, जैसे मैंने आई जे के में बनाई, तो ये v3 क्रॉस v4 होगा, है ना, तो v3 क्रॉस v4 हो गया,
या इसको मैं माइनस का V4 क्रॉस V3 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अपने ऊपर है, तो V4 में इसको लिख दूंगा माइनस V1 मॉड V2 स्क्वायर माइनस V2 V1 डॉट V2, और इसका क्रॉस करूंगा मैं एक बार फिर V3 के साथ, तो फिर से एक बार ट्रिपल प्रोडक्ट करने जा रहे हैं बेटा। ठीक है, तो माइनस बार ही है, पहले V1 बार आ जाएगा यहाँ से ये वाला, V2 के साथ डॉट होगा इस पूरे का, तो ये बनेगा आपके पास V1 बार आने के बाद ये बनेगा V1 डॉट V2 मॉड V2 स्क्वायर, और माइनस में इसके साथ डॉट होगा दूसरे वाले के साथ, तो V1 डॉट V2 V1 डॉट V2, तो बेसिकली V1 डॉट V2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। फिर माइनस के अंदर अगर अपन देखेंगे इसी ब्रैकेट के अंदर है, अब यहाँ से V2 बाहर आएगा तो V2 वेक्टर बाहर लिख देते हैं, और अब V1 के साथ इसका डॉट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा मॉड V2 स्क्वायर V1 डॉट V2, है ना, माइनस V1 डॉट V2 V1 डॉट V2, फिर से ये आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ पर इसके केस के अंदर आई थिंक अगर ब्रैकेट खोल दोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कैंसिल होती हुई दिख जाएंगी, और अगर हम इसको वापस आई थिंक दो टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं यहाँ पे शायद, तो V1 डॉट V2, V1 बाहर था ना इसमें, तो एक सेकंड कैलकुलेशन सही थी अपनी यहाँ V1 बार आया था मॉड V2 स्क्वायर माइनस V2 बार आया था V1 डॉट V2। अब V1 क्रॉस V2 के साथ इसका क्रॉस कर रहे थे अपन, मैंने एक माइनस बार लिया था ताकि ये पहले लिख सके, इसको पहले लिखा था, और फिर इसका V1 क्रॉस V2 के साथ क्रॉस किया था, तो V1 बाहर आया था, V2 के साथ इस पूरे का डॉट हो गया था, तो V1 डॉट V2 V1 डॉट V2 बन गया था। दूसरे केस में V2 बाहर आ गया था, V1 के साथ इस पूरे का डॉट हो गया था, ऐसा। ठीक है, तो ये जो भी क्वांटिटी हमारे पास ये आ गई, अब इसमें ऐसा हो सकता है कि हमारे पास वापस V1 V2 जो ऊपर थे वही बन जाए, है ना, जैसे मान लो ऐसा हो जाए कि ये वाला पार्ट जीरो हो जाए, है ना, कि भाई V1 डॉट V2 मैंने कॉमन ले लिया, मॉड V2 V1 डॉट V2 के बराबर हो जाए, जैसे एक हो जाए आई कैप बाई रूट टू, एक हो जाए रूट टू जे कैप, तो ये वाला पार्ट जीरो हो जाए, और ये वाला पार्ट मान लो पीछे वापस 1 के या -1 के बराबर आ जाए, तो ये वापस V1 वेक्टर में बदल सकता है, फिर साइकिल रिपीट हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर क्योंकि अपने ऊपर है ना यार, देयर एग्जिस्ट बोला है, तो आप ऐसे दो वेक्टर तो ढूंढ ही सकते हो ना कि जो आपने निकाले हैं पीछे V1 V2 V3 V4, ये उसी के अंदर वापस दोबारा क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। तो ये थोड़ा सा अगर आप सोचोगे तो आपको इसके लिए भी केस मिल जाएगा। ठीक है, सेवेंथ क्वेश्चन इस पेपर में मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, और बहुत प्यारा लॉजिकल है। अब क्या है, अपन रियल नंबर से रियल नंबर फंक्शंस डिफाइन करते हैं, इन्होंने कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स किया है और एच ऑफ जेड आयोटा जेड लिया है। अब जिनको रोटेशन याद है बेटा, उन्होंने देखते इस बात को परख लिया कि आयोटा से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है बिना मैग्नीट्यूड चेंज किए 90 डिग्री से रोटेट कर देना। तो ये क्या कर रहे हैं हम, ये बोल रहे हैं डोमेन ये है, अगर फंक्शन एच अप्लाई करें इस पे तो ये जाकर वापस एस से ही मैप होगा, मतलब डोमेन ही कोडोमेन होगा। तो पहले वाले के अंदर एक यूनिट सर्कल है, सेंटर ओरिजिन, तो बेटा अगर मैं सर्कल को आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा किसी भी पॉइंट को, तो 90 डिग्री से घूम के वो सर्कल 90 डिग्री से घुमाओगे तो वापस सेम सर्कल ही बनेगा ना, तो ये सही हो गया। दूसरे वाले में बोल रहा है अपर हाफ प्लेन, अपर हाफ प्लेन मतलब ये वाला, लेकिन बेटा इसको अगर आप 90 डिग्री से घुमा दोगे तो ये ऐसा बन जाएगा, अब वापस एस से वापस एस नहीं जा रहा, तो ये गलत है। थर्ड वाले के अंदर एक यूनिट स्क्वायर है ऐसा, सेंटर्ड एट जीरो, अब स्क्वायर को भी अगर आप 90 डिग्री घुमा दोगे तो वापस स्क्वायर ही मिलेगा। हाँ, जो ए बी सी डी था वो बी सी डी हो गया, पर मिला तो स्क्वायर ही। और इधर कॉम्पोजिशन ले लिया, एच ऑफ जेड मतलब आयोटा आयोटा जेड, तो ये माइनस जेड हो गया, मतलब 90 से दो बार घुमा दिया, माइनस जेड मतलब जेड इंटू ई की पावर आयोटा पाई। तो अगर एक स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से जा रही है और इसको 180 डिग्री से घुमा दूंगा तो वापस सेम लाइन ही तो मिलेगी भाई, 180 से घुमाती वापस सेम लाइन बन जाएगी आपके पास। तो ये बेसिकली रोटेशन पर बेस्ड एक बहुत ही शानदार चीज थी, 90 डिग्री से घुमाने पर सेम चीज बननी थी, वो पूछ रहा था। तो ये अगेन वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन था मेरा इसका। एट्थ में एक और आ जाते हैं, है ना। तो इसमें मैंने जब पहली बार किया था तो मैंने इसमें मिस्टेक कर दी थी, मैं सिर्फ बी ऑप्शन पता कर पाया था, सी मेरा गलत हो गया था। मतलब क्या समझ लेते हैं, देखो आपको सैंपल पेपर या एक्चुअल पेपर में भी डराने के लिए ऐसे 5-6 लाइन के ऐसे एक्सप्रेशन दिए जाएंगे, बट अगर आप ढंग से समझ पाए और आपने देख लिया इसका मीनिंग क्या है, तो आप बड़ी आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। तो इसमें क्या है, ए आई जे जैसे मैट्रिक्स में एलिमेंट होते हैं ना, तो आप मैट्रिक्स में कैसे एलिमेंट लिखते हो,
आप लिखते हो A11, A12, A13, इस तरह से A, है ना, कितने m क्रॉस n है तो A1n, या A21, A22, A23, इस तरह से मान लो आपके पास हो गया A2n, है ना, या यहाँ पर AM1, AM2, AM3, इस तरह से AMn। इसमें क्या बोल रहा है कि जो Aij है उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, x को m टाइम्स डिफरेंशिएट करके उसमें 1 डाल देंगे और y को n टाइम्स डिफरेंशिएट करके उसमें 1 डाल देंगे तो जाकर ये Aij बनेगा। ith डेरिवेटिव, सॉरी m टाइम्स बोल दिया, x की पावर m को ith डेरिवेटिव लेंगे न्यूमरेटर में, उसमें 1 डाल देंगे, और y की पावर n का jth डेरिवेटिव लेंगे डिनोमिनेटर में, उसमें y डाल देंगे। तो जैसे मान लो मुझे A11 चाहिए तो मैं x की पावर m का एक डेरिवेटिव लूंगा, है ना, और उसके अंदर क्या कर दूंगा, 1 डाल दूंगा, और y की पावर n का y के रेस्पेक्ट में एक डेरिवेटिव लूंगा, उसमें x और y में 1 डाल दूंगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास m बाय n। फिर अब जैसे ये A11 था, A12 में क्या होगा, कॉलम का नीचे दो बार डेरिवेटिव हो जाएगा डिनोमिनेटर का, तो ऊपर तो m ही आएगा, नीचे आ जाएगा n(n-1). फिर A13 में ऊपर x की पावर m का एक बार ही होगा, नीचे 3 बार हो जाएगा n(n-1), n-2, ऐसे लास्ट में जाएंगे तो ऊपर तो m ही आएगा, नीचे n टाइम्स डिफरेंशिएशन करूंगा तो n फैक्टोरियल बन जाएगा। इस तरह से मैट्रिक्स बनेगी। तो अब सेकंड रो में ऊपर दो बार डिफरेंशिएशन होगा तो ऊपर mm-1/n आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर सबके वही होंगे, क्योंकि नीचे A22 में आऊंगा तो नीचे भी दो बार डेरिवेटिव है, ऐसे चलता जाएगा। तो अगर मैं अब इसकी एक पूरी अच्छे से बड़ी प्रॉपर मैट्रिक्स बना दूं m क्रॉस n में, तो ये मैट्रिक्स अपन को कैसे दिखेगी कि ऊपर फर्स्ट रो के अंदर एक A1 ही रहता है, Aij में I1 ही रहता है, तो x की पावर m में सबका जो डिफरेंशिएशन होगा वो हमें एक बार ही देखने को मिलेगा, लेकिन डिनोमिनेटर में A11 पहले एक बार होगा, फिर दो बार होगा तो nn-1, ऐसा लास्ट में जाकर n टाइम्स हो जाएगा। फिर सेकंड रो में A21, A22 ऐसा होगा, तो क्योंकि i हमेशा 2 है तो ऊपर सब में mm-1 ही आएगा, नीचे यहाँ n है, फिर इधर mm-1 के साथ यहाँ nn-1 आ जाएगा। इस तरह से चलते चलते यहाँ mm-1/n फैक्टोरियल आएगा। और फाइनली लास्ट रो पर आ जाता हूँ, तो am1 am2 ऐसा होगा, तो न्यूमरेटर x की पावर m का m टाइम्स डिफरेंशिएशन हो गया, उसको आप m फैक्टोरियल लिख सकते हो, नीचे यहाँ n होगा। फिर उधर जाएंगे तो कॉलम नंबर बढ़ता रहेगा, तो यहाँ y की पावर n का दो बार डेरिवेटिव होगा, लास्ट में जाएंगे तो उसका भी n टाइम्स हो गया। ये मैट्रिक्स है। अब इतना आने के बाद सब कुछ हो जाएगा, फिर क्या है, फिर लैंग्वेज में परेशान कर रहा है, देखो पी आई इज मैक्सिमम ऑफ ए आई जे, जे चेंज हो रहा है, तो बेटा जे चेंज होता है तो कॉलम चेंज होता है, रो सेम है, तो एक रो में सबसे बड़ी वैल्यू को पी आई बोल रहे हैं, तो किसी भी रो में आप देखो तो आप जैसे राइट साइड जा रहे हो, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, वैल्यू कम हो रही है, तो ये आपका P1 है, ये आपका P2 है, ये आपका PM है, ऐसे। तो ये सारे P1, P2, P3 आपके फर्स्ट कॉलम वाले, क्योंकि उधर जाओगे तो डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, और P जो है वो सारे PI की मिनिमम वैल्यू है, तो इस कॉलम में आप देखोगे तो सबसे मिनिमम जो है वो पहला वाला एलिमेंट है, क्योंकि नीचे जा रहा हूं तो डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो अपन ने पहले देखा हर रो में सबसे मैक्सिमम कौन है, वो PI हो गया, और फिर वो PI जो हमने इकट्ठा किया है उसमें सबसे मिनिमम कौन है, वो m/n हो गया, तो ये स्मॉल p की वैल्यू आ गई हमारे पास m/n के बराबर। इसी तरह QI और Q डिफाइन करें, QI में क्या होगा, अगर आप देखोगे मिनिमम वैल्यू ले रहा है AIJ में, अगर I चेंज हो रहा है, मतलब अब रोज चेंज हो रही है ना, कॉलम फिक्स्ड है तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो अगर अपन रोज चेंज कर रहे हैं और कॉलम नंबर फिक्स्ड है तो मिनिमम वैल्यू ऊपर वाली होगी, क्योंकि जैसे जैसे नीचे जा रहा हूँ डिनोमिनेटर सेम रहता है बट हमारा न्यूमरेटर बढ़ जाता है, तो ये सारे आपके Q1, Q2, Q3, Qn हो जाएंगे। और इसके अंदर जो आपके पास, अगर आप यहाँ देखो, इसके अंदर जो आपका मैक्सिमम है उसको ये Qj बोल रहा है, तो मैक्सिमम तो नो डाउट वापस m/n ही होगा, क्योंकि राइट साइड जाऊंगा तो डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है, तो इन सारे QI में से मैक्सिमम यही होगा, तो स्मॉल p स्मॉल q दोनों ही किसके बराबर आ जाएंगे, m/n के बराबर, तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसी तरह ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया, क्योंकि ये m/nn-1 है, ये mm-1/n के बराबर नहीं है। ठीक है, अब अपन इस पर आते हैं, पहले बी पे, इसमें बोल रहा है डायगनली जाएंगे तो वैल्यू बढ़ेगी अगर m बड़ा है n से, तो बेटा डायगनली अगर आप जाते हो तो आप देखते हो जैसे वहां m/n था A11, अब आगे m-1 n-1 से मल्टीप्लाई हो गया, दो बार डिफरेंशिएशन, इसके आगे जाओगे तो mm-1 m-2 और नीचे nn-1 n-2। अब बेटा क्योंकि क्या है ना, m बड़ा है n से
तो m-1 भी बड़ा होगा n-1 से, तो ये नंबर 1 से बड़ा होगा। इसी तरह m-2 अपॉन n-2 ये नंबर भी बड़ा होगा 1 से। तो अपन m/n को डायगनली आगे जाते हुए 1 से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जैसे जैसे आप डायगनली आगे जाओगे आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो ये भी सही है। सी मुझे पहली बार में सही नहीं लगा था, लेकिन अभी देखने पर पता चल रहा है ये सही है। जैसे amn का क्या मतलब है कि ऊपर वाले का m टाइम्स डिफरेंशिएशन कर दिया, नीचे वाले का n टाइम्स। am-1 n-1 में ऊपर वाले का m-1 टाइम्स ही डिफरेंशिएशन किया, तो इसमें m-1 टाइम्स ही डिफरेंशिएशन करूंगा ना, तो ये ऐसे पीछे चलता जाएगा, पर m फैक्टोरियल 1 तक जाता है, ये 1 तक नहीं जाएगा, ये 2 तक ही जाएगा। नीचे भी अगर आप देखोगे तो वहां n-1 n-2 ये 2 तक ही जाएगा, बट ये दोनों तो बराबर है ना, ऊपर नीचे 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल ही हो जाएंगे। इसी तरह अगर आप am-2 n-2 देखोगे तो ऊपर मैंने m-2 टाइम्स डिफरेंशिएट किया, नीचे n-2 टाइम्स, मतलब ये m-1 m-2 इस तरह से चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, बस 3 तक जाएगा, क्योंकि x की पावर m को m-2 टाइम्स डिफरेंशिएट किया, नीचे y की पावर n को n-2 टाइम्स किया, तो ये भी 3 तक ही जाएगा। पर अगर मैं ऊपर नीचे 2 और 1 से मल्टीप्लाई कर लूं तो ये भी m फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल आ जाएगा। तो ये मुझे पहली बार में नहीं दिखा था, बट ये भी सही है, तो बी और सी सही है, और ये भी एक अच्छा सवाल है, बट अगर आप लैंग्वेज समझ गए तो आप इसमें आराम से सोच पाओगे। अब इसके बाद +3 पे आते हैं। मार्किंग स्कीम देखना, हो सकता है सिमिलर आए, बट वहां भी आपको पढ़ना है। देखो 2 डिसिमल प्लेसेस राउंड ऑफ बोला है, तो सब चीजों पे आपको बहुत ध्यान देना है एक्चुअल एग्जाम में। अब इसमें बोल रहा है कि फॉगेक्स अगर अपन लें तो फॉगेक्स के मैक्सिमा मिनिमा के कितने पॉइंट्स आएंगे ये बताओ। अब ये बहुत बहुत अच्छा सवाल लगा मुझे। जैसे आप यहाँ फॉगेक्स निकालोगे, मान लो फॉगेक्स है, तो फॉगेक्स का डेरिवेटिव जीरो करना पड़ेगा। तो मैक्सिमा मिनिमा में क्या होता है कि अगर आपका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है, रास्ते में कहीं जीरो है, तो मैक्सिमा आता है, और अगर आपका डिफरेंशिएशन नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है, डिक्रीज होकर इंक्रीज हो रहा है, तो फिर रास्ते में मिनिमा आता है। तो आप अगर फॉगेक्स का बेटा डिफरेंशिएशन कर देंगे तो ये बन जाएगा एफ डैश ऑफ जी एक्स, और इनटू में आपके पास आ जाएगा जी डैश एक्स। तो जी डैश एक्स तो बड़ा ही सिंपल है, जी डैश एक्स किसके बराबर आ जाएगा, जी डैश एक्स आ जाएगा 12 पाई एक्स माइनस 1 के बराबर, है ना। तो ये सिर्फ 1 पे ही है, ये 1 के आगे डिफरेंशिएशन इस मतलब जी डैश की वैल्यू पॉजिटिव है, पहले नेगेटिव। एफ डैश जी एक्स के रूट्स कहाँ होंगे, जैसे एफ डैश है 3 माइनस 4 साइन एक्स, तो साइन एक्स जहां पर भी 4/3 के बराबर हो जाएगा, वो सारे के सारे ले सकते हैं अपन, क्योंकि एफ डैश के अंदर जी एक्स है, तो ये वहां जीरो हो सकता है जहां पर मतलब जी एक्स, जैसे यहाँ पर अगर अपन ने देखा था तो साइन एक्स बराबर 3/4, सॉरी यहाँ पे एफ डैश है ये हमारा। तो अब यहाँ पर क्या हो गया है कि एफ डैश एक्स नहीं है, अब आपका एफ डैश ऑफ क्या है, जी एक्स है। तो यहाँ पर साइन के अंदर कौन आ रहा है, अब आपके पास साइन के अंदर जी एक्स आ रहा है। तो अब आपका एफ डैश जी एक्स जो है वो ऐसा बन जाएगा 3 - 4 साइन ऑफ जी एक्स। तो जहां अब आपके साइन जी एक्स की वैल्यू 3/4 हो गई, वहां पर मैक्सिमा या मिनिमा का पॉइंट आ सकता है। और आप इंटरवल 0 से 2 ले रहे हैं, तो आप 0 से 2 में देखो पहले कि जी एक्स कहाँ जा रहा है। तो x-1 होल स्क्वायर आप सभी जने जानते हैं, ये कुछ ऐसा ग्राफ बनता है, अगर आप सभी को पता हो। तो 0 पर जो इसकी वैल्यू आएगी, है ना, वो 6π(x-1) होल स्क्वायर पूरे की बात कर रहा हूँ। तो 1 पे 0 होगा, 0 पे इसकी वैल्यू 6π आ जाएगी, और 2 पे भी इसकी वैल्यू 6π है। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है बेटा, ये बेसिकली 0 से 1 में साइन जी एक्स के अंदर पूरा 6π से 0 इनपुट बन के जाएगा, क्योंकि जी एक्स 0 से 6π जा रहा है, तो साइन को लगेगा मेरे अंदर 0 से 6π पूरा पूरी वैल्यू आ रही है। तो 0 से 6π में साइन की कितनी वेव्स बन जाएगी, 3 वेव्स बन जाएगी। इसी तरह 1 से 2 में भी साइन की कितनी वेव्स बन जाएगी, 3 वेव्स बन जाएगी, और वो कब होगी 3/4, ये अपन को देखना है। तो इसके केस के अंदर अगर अपन देखें तो यहाँ इसकी पूरी पूरी 3 वेव्स बनने वाली है। तो मैं अगर आपके वेव्स यहाँ पे अलग से एक फ्रेश पेज पे बनाकर देखूं, तो साइन जी एक्स जो है
वो अपन यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, 3/4 के बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बराबर करने के प्रोसीजर में हमने देखा कि जो हमारा gx था 6π(x-1) का होल स्क्वायर, ये हमारे ओपन 0 से 2 इंटरवल जो क्वेश्चन में दिया है, ओपन 0 पर इसकी वैल्यू 1 पर ये 0 हो जाएगा, लेकिन ओपन 0 पर इसकी वैल्यू 6π आ रही है और 2 पर भी इसकी वैल्यू 6π आ रही है। तो साइन को ऐसा लगेगा कि यहाँ 0 से 1 में मुझे 6π से 0 जाने की परमिशन है और 1 से 2 में मुझे 0 से 6π जाने की परमिशन है। तो 6π पे भी साइन थीटा 0 होता है, 1 पे भी 0 होता है, बीच में कहीं दो जगह 4π 2π होगा, वहां भी ये 0 होगा, लेकिन उसके बीच में ये अपनी पूरी वेव बना पाएगा। इसी तरह यहाँ भी ये अपनी पूरी वेव बना पाएगा, यहाँ भी ये अपनी पूरी वेव बना पाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी ये 6π है, इधर 4π, इधर 2π और इधर 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी ये अपनी एक पूरी वेव बना पाएगा, इधर भी अपनी पूरी वेव बना पाएगा, इधर भी ये पूरी अपनी एक वेव बना पाएगा। इस तरह से हो जाएगा ये वाली बात। तो अब अगर आप यहाँ पर देखो तो आपको पता चल सकता है कि ये 3/4 इसके केस के अंदर कितनी बार हो सकता है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि 2 4 6 है ना, इधर आएंगे तो 8 10 12 12 बार ये हो सकता है। और यहाँ पर अपन ये 3/4 है, तो अपने पास जो आ रहा था, अगर अपन देखें डिफरेंशिएशन, तो हमारा डिफरेंशिएशन आ रहा था 4, मैं यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ बेटा, 4 कॉमन ले लूंगा, इनका प्रोडक्ट आ रहा है हमारे पास डिफरेंशिएशन में, तो 3/4 माइनस साइन जी एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा 3/4 माइनस साइन जी एक्स। 12π भी अगर मैं कॉमन ले लूं तो मेरे पास बनेगा x-1। तो 12 रूट्स तो इसके आ रहे हैं, एक रूट इसका आ रहा है 1 पे, तो अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपन प्लस माइनस कैसा होगा उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ ये वाली लाइन 3/4 है और जो कर्व आप देख रहे हो वो साइन जी एक्स का है, तो जैसे ये वाला आपका एक पॉइंट है बेटा, ठीक है। तो इस पॉइंट के अगर आप आगे देखोगे तो वहां साइन जी एक्स ऊपर है, लाइन नीचे रह गई, तो इसका मतलब ये वाला जो डिफरेंस आएगा साइन जी एक्स ऊपर है तो ये नेगेटिव आ जाएगा। तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इस वाले पॉइंट के आगे ये नेगेटिव आ जाएगा, और अगर अपन इसके पीछे जाए तो वहां साइन जी एक्स नीचे है, लाइन ऊपर है, तो वहां पर ये पॉजिटिव आ जाएगा। और इन दोनों के अंदर ही ये, क्योंकि इससे भी मल्टीप्लाई होंगे, इन दोनों के अंदर ही ये नेगेटिव है, तो अगर मैं माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये प्लस माइनस की जगह माइनस प्लस हो जाएगा। तो माइनस से प्लस जा रहा है, तो मैंने क्या बोला था, एक इसका साइन हो जाएगा आपके मिनीमा का साइन हो जाएगा। इसी तरह अगर आप ये वाला पॉइंट देखेंगे तो इसमें पहले साइन जी एक्स ऊपर है, कर्व अपना नीचे है, तो इसके केस में इधर माइनस हो रहा है, आगे प्लस हो रहा है, पर ये माइनस वाले से मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ एफ डैश जी एक्स के साथ जी डैश भी है, तो ये माइनस प्लस की जगह प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा, इधर भी मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा, सिमेट्रिक अबाउट 1 है, तो अगर इधर मिनिमा मैक्सिमा आ रहा है तो इधर से भी मिनिमा मैक्सिमा आएंगे। तो टोटल 12 में से 6 मिनिमा 6 मैक्सिमा यहाँ पर हो जाएंगे। और रही बात इस 1 की, तो अब इस पर देखते हैं अपन, ठीक है। तो अगर अपन यहाँ पर देखेंगे इसके केस के अंदर तो ये 1 है ना, साइन जी एक्स हमने देखा था, ये हमारा 12π जो भी x-1 का होल स्क्वायर था। तो 1 के आगे 1 के जस्ट पीछे ये साइन थीटा ऑलमोस्ट 0 चला जाएगा, तो उसमें 3/4 में से अगर मैं इसको हटाऊंगा तो कर्व नीचे 3/4 ऊपर होगा, तो ये डिफरेंस दोनों जगह पॉजिटिव आएगा। और अगर मैं इसको माइनस प्लस से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस प्लस ही रहेगा, मतलब ये मिनिमा का पॉइंट हो जाएगा। तो 6 पॉइंट मिनिमा 6 पॉइंट मैक्सिमा के एफ डैश जी एक्स की वजह से आएंगे और जी डैश की वजह से एक मिनिमा का पॉइंट आएगा। तो 7 मिनिमा और 6 मैक्सिमा आपको मिल जाएंगे। एम इज मैक्सिमा, तो ये 6 हो जाएगा, और दूसरा वाला आपके पास एन इज मिनिमा, ये 7 हो जाएगा। तो 3 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 6 करेंगे तो 33 आ जाएगा। तो बहुत प्यारा सवाल है, रूट्स कितने कहाँ कैसे आएंगे, ग्राफ की हेल्प से वो भी पता चल जाता है, एफ डैश साइन कैसे चेंज करता है मिनिमम मैक्सिमा के लिए वो भी पता चल जाता है, और मैक्सिमा मिनिमा पे बहुत क्लैरिटी मिल जाती है। ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मेरा सेकंड फेवरेट क्वेश्चन है। 10th वाला कुछ लोग गामा फंक्शन वगैरह बोल सकते हैं, बट मैं यहाँ कह रहा हूँ कि आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करना, आपको सिर्फ यहाँ पर कम कन्वर्ट करना है, तो अपन सेम फॉर्म में ले आएंगे। तो मैं यहाँ 1 - x जो है 1 - x का ध्यान रखते हुए 10th क्वेश्चन में x को यहाँ पर मैं साइन स्क्वायर थीटा रख दूंगा। तो बेटा आप x को जैसे ही साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे तो ये 0 से π/2 बन जाएगा, x की पावर p - 1 जो है
वो बन जाएगा साइन थीटा की पावर 2p-2, इधर कॉस स्क्वायर बन जाएगा, ये कॉस थीटा की पावर 2q-2, और dx आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। तो एक एक साइन और कॉस बढ़ा देता हूँ, तो 2p-2 2q-2 ऐसे बन जाएंगे। अब इसको भी मैं इसी फॉर्म में लाऊंगा, तो पहले मैं एलसीएम ले देता हूँ, तो ये 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा e की पावर nx, नीचे आ जाएगा e की पावर 2x+1। अब 1 प्लस किसी का स्क्वायर tan की याद दिलाता है, और लिमिट भी 0 से इन्फिनिटी जा रही, तो यहाँ साइन कॉस नहीं रख सकते, तो e की पावर x को आप tan थीटा रख देंगे बेटा। तो e की पावर 0 1 होता है पाई/4 पे, e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है पाई/2 पे, तो ये आ जाएगा tan थीटा की पावर n, नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा, पावर n है d थीटा, और dx आ जाएगा एक और sec स्क्वायर थीटा d थीटा। इसको आप बड़े ही आराम से साइन और कॉस के अंदर क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसके केस के अंदर अपन इसको साइन और कॉस के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, तो कन्वर्ट करने पर ये क्या बन जाएगा, ऊपर आ रहा है साइन थीटा की पावर n कॉस थीटा की पावर n, ऐसा बन जाएगा। अपन ने e की पावर x को tan थीटा रखा है, तो अच्छा एक वो भी आएगा ना, सिर्फ sec स्क्वायर थीटा d थीटा नहीं आएगा, e की पावर x dx आएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो e की पावर x को आपने tan थीटा माना था, तो ये tan नीचे भी जाएगा, तो sec स्क्वायर के साथ नीचे एक tan और आएगा। ठीक है, तो इसको जब अपन सॉल्व, आई थिंक ये आप कर सकते हो ना साइन कॉस में कन्वर्ट, तो ये आई थिंक साइन थीटा की पावर n-1 कॉस थीटा की पावर n-1 में कन्वर्ट हो जाएगा। बट प्रॉब्लम ये बेटा, इसकी लिमिट जो है वो 0 से पाई/2 नहीं, इसकी लिमिट पाई/4 से पाई/2 होगी। बट अगर आप 0 से पाई/2 लिमिट लें और इस पे f(2a) वाली प्रॉपर्टी लगाएं, क्योंकि इस पे किंग लगाने पर सेम रिजल्ट आ रहा है, तो 0 से 2a को अपन 2 टाइम्स 0 से f(a) लिख सकते हैं। तो बेसिकली ये 2 टाइम्स 0 से पाई/4 या 2 टाइम्स पाई/4 से पाई/2 भी बोल सकते हो। तो आपका ये जो पाई/4 से पाई/2 आई है, ये वाली इंटीग्रल की लिमिट, ये 0 से पाई/4 में भी सेम रहेगी। तो ये बेसिकली आपका हाफ ऑफ 0 से पाई/2 लिखा जा सकता है। किसका? साइन थीटा की पावर n-1 कॉस थीटा की पावर n-1। अब ये कंपेरेबल फॉर्म में है। अब आप i22 के लिए 22 डालेंगे, तो यहाँ 21 21 हो जाएगा। तो अल्फा बीटा को भी यहाँ 21 21 बनने के लिए 2p-1 और 2q-1 को 21 होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ n को 22 रखने पर इसकी पावर 21 जा रही है। तो यहाँ से p और q 11 11 आ जाएंगे, तो अल्फा बीटा 11 11 हो गया। एक और बात गौर करें, एक्चुअल इंटीग्रल i22 में यहाँ हाफ है, जबकि यहाँ पर 2 है, तो 2 को हाफ बनाने के लिए 4 से डिवाइड करना पड़ेगा रेशियो लेते वक्त, तो गामा 4 और अल्फा बीटा 11 आ जाएंगे। तो इधर वापस रिपीट कर दूं, x को साइन स्क्वायर थीटा लेना है और e की पावर x को tan थीटा लेना है, फिर डेफिनेट की प्रॉपर्टीज लगाओ और आंसर तक पहुंच सकते हो। लॉजिकल सवाल है, सैंपल पेपर अच्छा है, बहुत अच्छा है, जरूरी नहीं है वहां वैसा है। अगर वहां इतना टफ आता है तो किसी के भी नंबर नहीं आएंगे, इजी आता है तो सबके आएंगे। तो आप सिर्फ अपना अच्छे से करने पे ध्यान देना, परेशान नहीं होना लेवल से, एनालिसिस करो, क्वेश्चन करो, पेपर करो, अगले लास्ट एक वीक यही करना है। ठीक है, और जो याद करने का पार्ट है वो रिवाइज करते रहो। अब इसमें बोल रहा है कि फैमिली ऑफ सर्कल है जिसका एक पॉइंट L1 पर है, एक पॉइंट L2 पर है, ये दो लाइंस है। सी बी द सर्कल विथ रेडियस आर, स्मॉलेस्ट रेडियस बताना है सर्कल का। तो ये बहुत सिंपल सवाल हो गया, स्मॉलेस्ट रेडियस क्या होगा, क्योंकि एक एक पॉइंट दोनों पर है। तो स्मॉलेस्ट रेडियस कब होगा, जब इन दोनों लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारे सर्कल का क्या बन जाए, डायामीटर बन जाए। तो बेटा ये स्क्यू लाइंस है, इसको A1 वेक्टर मानो, इसको A2 वेक्टर मानो, इसको B1 वेक्टर मानो, इसको B2 वेक्टर मानो। तो यहां से आपका जो A1 माइनस A2 डॉट B1 क्रॉस B2 का मॉड अपॉन मॉड B1 क्रॉस B2 शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है वो लगाएं, वो आप 2r के बराबर कर सकते हैं। तो ये लॉजिकल चीज थी, ये होनी चाहिए थी। तो ये आई थिंक हमारे 11th वाला था। नेक्स्ट इंटीजर पर आते हैं, ये हमारा 12th वाला इंटीजर है। इसके अंदर आपको एक एलिप्स दे रखी है और E1 डिनोट्स लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। तो ये अगर आप ध्यान से पहचान पाए तो फिर ये आपका डायरेक्टर सर्कल हो जाएगा। तो ये तो बेसिकली क्या है, आपकी एलिप्स हो गई, और डायरेक्टर सर्कल होता है लोकस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपका E1 जो है ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9, और ई एलिप्स आपको ऑलरेडी दे रखी है एक्स स्क्वायर बाई 6 प्लस वाई स्क्वायर बाई 3। अब इन्होंने बोला है कि एक पॉइंट लिया है एक्सिस पे h, 0,
H1 से 2 के बीच में हो सकता है। वहां से इन्होंने क्या किया, एक वर्टिकल लाइन बना दी है कुछ इस तरह से, ये पॉइंट P है और ये वर्टिकल लाइन क्या कर रही है, ये वर्टिकल लाइन एलिप्स को मीट कर रही है Q पे, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, और ये वर्टिकल लाइन R पे मीट कर रही है E1 को, सर्कल को, डायरेक्टर सर्कल को। कई बच्चे जल्दबाजी में ऑक्सिलरी ले लेते हैं, उससे आंसर गलत आ जाता है, डायरेक्टर सर्कल। फिर एलिप्स पे जो Q वाले पॉइंट पे अगर अपन टेंजेंट बनाएंगे तो ये T पॉइंट पे एक्सिस को कट करेगा, PRT का एरिया चाहिए, यानी हाफ इंटू PR इंटू PT, इसका मिनिमम मैक्सिमम एरिया Δ1 Δ2 में रखना है। तो अगर अपन H,0 से वर्टिकल लाइन बनाएंगे बेटा तो ये x बराबर h होगा, ठीक है। x बराबर h कहाँ पे मीट करेगा, x बराबर h एलिप्स को Q पे मीट करेगा। h अगर अपन यहाँ रख दें तो ये आ जाएगा हमारे पास, y की वैल्यू निकालें तो ये h कॉमा रूट में आ जाएगा 3 टाइम्स 1 माइनस एच स्क्वायर बाई 6 फर्स्ट क्वाड्रेंट। और अगर अपन इसको उठाकर डायरेक्टर सर्कल पे रख दें तो हमारा r आ जाएगा h कॉमा रूट ओवर 9 माइनस एच स्क्वायर। अब टेंजेंट लिखने के लिए आप t बराबर 0 करते हैं तो आप इस पॉइंट से t बराबर 0 कर दें एलिप्स पे, तो वो आ जाएगा एच एक्स बाई 6 प्लस ये जो भी रूट 3 1 माइनस एच स्क्वायर बाई 6 वाई बाई 3 इक्वल टू 1 आएगा। अब एक्स एक्सिस को जहां कट करेगा उसके लिए आप बेटा y को 0 कर दो, तो ये वाला पॉइंट आई थिंक 6 बाई एच आ जाएगा। कैलकुलेशन आप वापस करें तो PT की डिस्टेंस h,0 और 6 बाई h,0 के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी 6 बाई h माइनस एच। और रही बात PR की डिस्टेंस की, तो वो तो r का y कोऑर्डिनेट के बराबर हो गया। तो आपको क्या मैक्सिमाइज करना है, आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है हाफ इंटू में बेस और इंटू में जो इसकी हाइट आई है। अब मैं चाहूंगा इसके आगे आप करें, तो डिफरेंशिएशन अगर आप करोगे तो जितना मुझे याद है इसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आएगा 1 से 2 के बीच में, तो आपकी मिनिमम वैल्यू डायरेक्ट 1 पर आ जाएगी और मैक्सिमम वैल्यू डायरेक्ट 2 पे आ जाएगी। तो जब आप 1 रखेंगे तो ये 5/2 इंटू रूट 8 ऐसा कुछ बन जाएगा आई थिंक, है ना। तो ये 5√2 आ जाएगा। और अगर आप 2 रखेंगे तो वहां पर ये हाफ इंटू 1 इंटू रूट 5 आ जाएगा। फिर आप Δ1 में 5√2 का स्क्वायर 50 कर देंगे और 5/4 इसका स्क्वायर, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके हटाएंगे तो 45 आ जाएगा। तो इतना काम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, प्रोडक्ट रूल चेन रूल का डेरिवेटिव 1 से 2 में पॉजिटिव प्रूव कर सकते हो आप। 13 क्वेश्चन बाइनोमियल का है बट बड़ा लॉजिकल सवाल है यार। ये बोल रहा है कि an नेगेटिव है किसी पॉजिटिव इंटीजर n के लिए, तो n की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। an क्या होगा बेटा, x की पावर n का कोफिशिएंट होगा। तो x की पावर n का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो कौन सी x की पावर n, कौन से an के लिए वो सबसे बड़ा नेगेटिव, कौन सा सबसे बड़ा n लूं जिसके लिए नेगेटिव आए, तो उसके लिए जनरल टर्म लिखना पड़ेगा। दोनों में से x की पावर n का कोफिशिएंट निकालते हैं, है ना, वही an का कोफिशिएंट होगा राइट साइड में, तो लेफ्ट में भी निकाल लेते हैं। तो ये आएगा 100c, है ना। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास n, 25 की पावर में आ जाएगा 100 माइनस n, और माइनस एक्स की पावर n आएगा जिसमें से मैंने -1 बाहर ले लिया, और दूसरे वाले में से आ जाएगा आपके पास 100cn 25 की पावर n x की पावर n। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना बेटा, अगर n इवन हुआ तो ये सब तो पॉजिटिव है, -1 की पावर n भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये कोफिशिएंट नेगेटिव नहीं हो पाएगा। तो मतलब ये तभी पॉसिबल है जब n कैसा हो, ऑड। n अगर ऑड हो तो उसमें ये नेगेटिव होगा, है ना, लेकिन ये पॉजिटिव होगा। तो अगर ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव चाहिए तो ये वाला जो मैग्नीट्यूड होगा, क्योंकि ये माइनस के साथ आएगा, तो ये बड़ा होना चाहिए दूसरे वाले से। मतलब बेसिकली 100cn 25 की पावर 100 माइनस n मस्ट बी ग्रेटर देन 100cn 25 की पावर n फॉर ऑड n। तो 100cn कट जाएगा और बेस सेम है, तो 100 माइनस n n से बड़ा आना चाहिए। तो ये तभी होगा जब n 50 से छोटा है, और क्योंकि ऑड है तो लार्जेस्ट ऑड 50 से छोटा 49 हो जाएगा। तो ये प्यारा एडवांस में दिए जाने जैसा सवाल है। नेक्स्ट वाले में भी जैसा मैंने कहा था, लैंग्वेज ऐसी पढ़ते हैं कि उसमें आपको डराने की कोशिश करते हैं, तो आपको घबराना नहीं है। अगर आप लैंग्वेज पढ़ के समझ गए तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सवाल हो जाएगा। तो मैंने पढ़ लिया है तो मैं सीधा सोल्यूशन पे जा रहा हूँ, आप एक बार रीड करना। तो इसमें इन्होंने क्या किया, एक लिया है C0, अलग अलग इंटरवल है C0 C1 C2, और उनकी जो लेंथ है, जैसे 2,4 एक इंटरवल है तो उसकी लेंथ हो जाएगी 4 - 2 यानी 2 के बराबर, तो उसकी लेंथ को ये ln बोल रहे हैं। तो C0 की लेंथ L0 होगी। अब C0 है 0 से 1, तो L0 की जो वैल्यू होगी ये 1 हो जाएगी।
अब कोई भी अगला इंटरवल बनाने में वो पिछले इंटरवल के 3 टुकड़े करते हैं, जैसे इसके कर दिए 0,1/3, 1/3, 2/3, 2/3, 1, 3 बराबर टुकड़े और मिडल वाले को हटा देते हैं। तो इसको हटा दिया इन्होंने। अब इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, इतनी 1/3, ये भी 1/3, तो L1 हो गई 2/3 के बराबर। अगले वाले में फिर से क्या करेंगे, इसके 3 टुकड़े 0 से 1/3 के, 0 से है ना 1/3 के 3 टुकड़े कर सकते हैं अपन, 0 और 1/3। तो आप यहाँ पर जब 3 टुकड़े करेंगे, जैसे 0 से 1/9 हो गया, एक हो गया 1/9 से 2/9, और एक हो गया 2/9 से लेकर के 3/9। 1/9 से 2/9 हटा दोगे तो आपके पास पीछे 0 से 1/9, 1/9 से 2/9 हटा दिया तो ये बच जाएगा। इसी तरह इसके भी टुकड़े कर देंगे 3 और बीच वाला हटा देंगे, तो यहाँ पर भी आपके पास बचेगा 2/3 से 7/9, 7/9 से 8/। सर आपको कैसे पता चला 7/9 आएगा? अरे दादा, ये 6/9 होता है 2/3, और 1 को मैं 9/9 लिख सकता हूँ, तो बीच में 7/9, 8/9 ही आएंगे ना। तो 7/9 से 8/9 हटा दूंगा, 8/9 से 9/9 बचेगा, तो इसकी लेंथ आ जाएगी 4/9। पर देवताओं, एक बार जरा ध्यान से सोचो, अगर हर इंटरवल के टुकड़े करके बीच का 1/3 हटा दूंगा तो लेंथ पहले के कंपैरिजन में 2/3 हो गई। तो मैं इंटरवल निकाल ही क्यों रहा हूं? अगर L0 मेरा 1 है तो मेरा L1 सीधा 2/3 इंटू 1 हो गया, मेरा L2 सीधा 2/3 इंटू 2/3 हो गया, मेरा L3 सीधा 2/3 इंटू 4/9 हो जाएगा, तो ये जीपी हो गई। और अगर मैं आर को एल आर से मल्टीप्लाई कर दूं, प्लस माइनस प्लस तो ठीक है देख लेंगे, तो ये एजीपी हो जाएगी। इसका मतलब हमारी ये जो सीरीज है, आर जीरो पे तो जीरो वैल्यू आएगी, जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो, 1 डालूंगा तो ये बन जाएगा L1 माइनस 2 L2 प्लस 3 L3 माइनस 4 L4। तो ये इनफाइनाइट जीपी आ जाएगी ना। आप अगर 2/3 को x ले लो तो ये x माइनस 2x² प्लस 3x³ माइनस 4x⁴ ऐसे माइनस x से मल्टीप्लाई होती इनफाइनाइट जीपी है। अब आप इस s को माइनस एक्स यानी -2/3 से मल्टीप्लाई करो, इसके टर्म्स को आगे आगे शिफ्ट करोगे और सब्ट्रैक्ट करके जीपी से सम निकाल सकते हो। तो अब आप एजीपी से ट्राई करके देखना, आपका आंसर एग्जैक्ट 0.24 आना चाहिए। फिर भी वो एक थोड़ी रेंज दे देते हैं कि बाई चांस बच्चे ने थोड़ा एरर किया तो चल जाए। ठीक है, तो देखो कितना ध्यान रखते हैं जेई वाला आपका, है ना। आप फालतू डरते हो उनसे। और लास्ट में हमारे पास यहाँ इंटीजर टाइप के पैराग्राफ थे। तो पहला कैलकुलस का था, दूसरा प्रोबेबिलिटी का। ये भी डुएबल था, थोड़ा बस यहाँ सोचना था। तो ये क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव है, और इस इंटरवल में इसका एरिया आर एल्फा, इस इंटरवल में इसका एरिया एस एल्फा, ये इसका मीनिंग है, और दोनों एरिया बराबर है। तो फंक्शन बनाना है बेसिकली, ठीक है। तो पहले वाले में मैं कर दूंगा आर एल्फा क्या हो जाएगा मेरा, 1 से लेकर के एल्फा तक का इंटीग्रेशन, है ना। 1 से अल्फा इंटीग्रेशन किसका कर दूंगा मैं, एफ एक्स का, dx के साथ। और दूसरे वाले केस के अंदर मैं क्या कर दूंगा, अल्फा से लेकर के अल्फा स्क्वायर तक का इंटीग्रेशन कर दूंगा, और ये इंटीग्रेशन भी एफ एक्स का। अब क्योंकि अल्फा कुछ भी हो सकता है, 1 से बड़ा अल्फा कोई भी नंबर है, यहाँ दिख रहा है हमें 1 से बड़ा है अल्फा, 1 से बड़ा एक्स, एक्स से बड़ा अल्फा, तो हम अल्फा में बोथ साइड बेटा डिफरेंशिएट कर देंगे, अल्फा बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी। तो एफ ऑफ अल्फा आ जाएगा लेबनिट्ज रूल से लेफ्ट में, और राइट में आ जाएगा पहले अल्फा स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, फिर एक्स की जगह अल्फा स्क्वायर, और माइनस में अल्फा का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, एफ अल्फा साथ में। तो लेबनिट्ज रूल लगा है बेटा इंटीग एरिया के अंदर। फिर ये बन जाएगा 2 एफ ऑफ अल्फा, ये किसके बराबर आ जाएगा, 2 अल्फा एफ ऑफ अल्फा स्क्वायर। तो 2 से 2 कट कर देंगे। अब ट्रिक मैं यहाँ पे ये यूज करूंगा कि मैं बोथ साइड अल्फा से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब इसको मैंने क्यों किया, देखो अल्फा एफ अल्फा आ जाएगा अल्फा स्क्वायर एफ अल्फा स्क्वायर। अल्फा में आपको नहीं दिखता है तो ऐसा समझ जाओ कि एक्स एफ एक्स जो आएगा वो ऑलवेज एक्स स्क्वायर एफ एक्स स्क्वायर के बराबर होगा, अगर एक्स 1 या 1 से बड़ा है तो। अब मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, हर एक जगह x को रूट एक्स से रिप्लेस कर दूंगा। तो इसका मतलब रूट एक्स एफ ऑफ रूट एक्स जो होगा, ये x एफ एक्स के बराबर आ जाएगा। फिर से रूट ले लूं, x को रूट एक्स रख दूं, तो x की पावर 1/4 एफ एक्स की पावर 1/4, ये रूट एक्स एफ ऑफ रूट एक्स आ जाएगा। और मैं ये सीरीज तब तक चलाता रहूंगा जब तक मान लो x पे पावर 1/2 1/2 1/2 होती होती इतनी छोटी हो जाए कि, क्योंकि भले ही x 1 से बड़ा कितना भी बड़ा नंबर है, 2 3 1.1, बार बार रूट लेंगे इनफाइनाइट टाइम्स तो वो वैल्यू 1 की तरफ टेंड करने लगती है। बेटा ये आपने लिमिट्स में पढ़ा है, जैसे 2 की पावर 1/इंफिनिटी कहाँ जाएगी, 1 जाएगी। तो बेसिकली ये सब बराबर है। और ये वैसे तो 1 प्लस होगा पर कंटिन्यूस फंक्शन है, तो मैं इसको एफ ऑफ 1 लिख दूंगा इंटेंडिंग टू इन्फिनिटी पे। तो हमारा एक्स एफ एक्स 1 इंटू एफ 1 के बराबर ही आ गया। देखो कितनी बढ़िया चीज आई।
तो ये यहाँ पर पहले पार्ट में f1 4 है, तो पहले पार्ट में आपका fx 4/x के बराबर आ जाएगा। अब आपको r10 निकालना है, तो r10 क्या होगा, इसका 1 से लेकर अल्फा यानी 1 से लेकर 10 में इंटीग्रेशन। तो आप 4/x का 1 से लेकर 10 इंटीग्रेशन कर लोगे, तो ये 4ln10 माइनस 4ln1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास ऐसा बन जाएगा। ln10 जिन्होंने थोड़ी सी केमिस्ट्री पढ़ी है उनको याद होगा कि ln10 2.303 के बराबर होता है, और इसका इंटीजर पार्ट निकालूंगा 9.2 का, तो 9 आ जाएगा। तो देखो मैथ्स में भी केमिस्ट्री काम आ जाती है। और इसका जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर आई थिंक इन्होंने f(1) की वैल्यू 1 दे रखी है। एक सेकंड, ये लोड नहीं हो रहा, ये भी थक गया ऐसा लगता है। हाँ, तो f(1) 1 दे रखा है इन्होंने। तो यहाँ पर x fx को जब मैं 1 f1 के बराबर करूंगा तो fx 1/x आ जाएगा। तो f²t है, f²t की वैल्यू आ जाएगी 1/t², तो cos t/t² हो जाएगा। अब ये चीज क्या है बेटा, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल हो गया g का 1/पाई पे, समझ गए। तो ये माइनस का g'1/पाई है, और g'1/पाई आप निकालने के लिए यहाँ पर न्यूटन लेबनिट्ज लगा सकते हो। तो g'(x)n तो कांस्टेंट है, उसका यहाँ पर कुछ आएगा नहीं डेरिवेटिव, तो ये माइनस के अंदर आ जाएगा 1/x का डेरिवेटिव जो कि होगा -1/x²। ठीक है, बाकी cos t में t की जगह अपन क्या कर देंगे, 1/x रख देंगे। तो ये अपना क्या बन जाएगा यहाँ पे, cos ऑफ 1/x, और ये t की जगह 1/x रख दिया तो 1/x²। तो ये वाला पार्ट कट जाएगा हमारा। अच्छा, एक माइनस और आना था, मैंने कम ले लिया, सॉरी, वो आप कर लेना। और यहाँ पर मैं अब x की जगह 1/पाई ले लूंगा, तो माइनस का cos पाई मेरा 1 बन जाएगा। तो ये चीज बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा तरीके से क्राफ्टेड सवाल था। बहुत मजा आया मुझे भी सैंपल पेपर करने में। लास्ट में जाके फिर ये लोग भी थक गए, जैसे मैं भी थक गया हूँ, तो इन्होंने आसान सवाल डाल दिया। प्रोबेबिलिटी है, पर उनको पता है क्या है ना, बच्चे प्रोबेबिलिटी पीएनसी से घबराते हैं, तो कुछ भी डाल देंगे, उनको पता है बच्चे घबरा जाएंगे। आपको घबराना नहीं बेटा, मैं कह रहा हूँ आपके पेपर में 56, 57, 58 सवाल है, आपके पास 1 से 20 सवाल नहीं हुए, घबराओ मत, पीछे के 38 में से 30 करके आ जाओ, आप बॉम्बे चले जाओगे। तो हर क्वेश्चन आराम से करो, जो आता है करो, बिना तुक्का मारे। हाँ, कहीं मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इंटेलिजेंट गेसिंग से करो, है ना, कर लोगे, बहुत अच्छा कर लोगे, घबराना नहीं है, अच्छे से रिवीजन करते रहो, पेपर करते रहो। लास्ट पैराग्राफ पे आते हैं। फुटबॉल टीम से T1 T2 हर एक के जीतने हारने की प्रोबेबिलिटी है। तो T1 के जीतने की, ड्रॉ खेलने की, हारने की प्रोबेबिलिटी है। क्या है T1 के जीतने की प्रोबेबिलिटी, हाफ, ड्रॉ करने की 1/6, हारने की 1/3। तो ये ध्यान रखना बेटा कि अब अगर जैसे T1 जीता है तो T2 हार गया है, तो T2 के हारने की हाफ हो जाएगी। ड्रॉ हुआ है तो दोनों के लिए ड्रॉ हुआ है, तो T2 के भी ड्रॉ होने की 1/6 है। और T1 अगर हारा है तो इसका मतलब T2 क्या करेगा, डेफिनेटली T2 जीतेगा, तो उसकी भी 1/3 हो जाएगी। अब ये बोल रहा है कि उन्होंने एक्स और वाई इनके स्कोर्स है ना, तो ईच टीम गेट्स 3 पॉइंट्स फॉर विन, 1 फॉर ड्रॉ, 0 फॉर लॉस। एक्स वाई डिनोट पॉइंट स्कोर्ड बाय टीम आफ्टर 2 गेम्स। तो 2 गेम के बाद T1 जीत, ज्यादा पॉइंट हो T2 से, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी। तो ये कैसे हो सकता है बेटा कि T1 दोनों जीत जाए, या पहला जीते दूसरा ड्रॉ हो जाए, पहला ड्रॉ दूसरा जीत जाए। एक विन एक लॉस पे तो बराबर हो जाएंगे, दोनों लॉस पे हार जाएगा। तो T1 की ये विन है, तो पहले में विन इंटू दूसरे पे विन, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, या फिर पहले पे विन दूसरे पे ड्रॉ, या फिर पहले पे ड्रॉ दूसरे पे विन, इन सबको आप ऐड कर देंगे बेटा। तो 1/4 प्लस 1/12 प्लस 1/12 ऐड कर देंगे तो 5/12 आएगा, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना सिंपल सवाल बन गया, देखो आप। दूसरे वाले में है, इसका पैराग्राफ में, इसमें बोल रहा है बराबर होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो बराबर कब होगी बेटा, बराबर तब होगी या तो एक्स पहला विन हो जाए, मैं अभी T1 के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूँ, दूसरा लॉस कर जाए, या पहला लॉस दूसरा विन, या ड्रॉ है तो दोनों ड्रॉ। तो पहला विन कर जाए, दूसरा लॉस कर जाए, पहला लॉस कर जाए, दूसरा विन कर जाए, लॉस कर जाए बोल रहा हूँ, लूज हो, हार जाए, है ना। तो और दूसरा, पहला दूसरा दोनों ड्रॉ हो जाए, इनको ऐड कर देंगे तो 1/6, 1/6, 1/36 आएगा। तो इसकी वैल्यू 13/36 आ जाएगी, ये भी सेटिस्फाई करेगा। तो मजा आया पेपर में। 2024 का भी अगर आप सैंपल पेपर देखना चाहे तो लास्ट ईयर मैंने उसका सॉल्यूशन बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन